आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट पैथोलॉजी और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज ऑफ ग्राम, यानी कि चने की फसल में लगने वाले रोग के बारे में। तो चने कहें या दलहनी फसल की समस्त दलहनी फसलें होती हैं, उसमें जो एक प्रमुख बीमारी होती है जिसका नाम है उकठा रोग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विल्ट डिजीज। तो उकठा जो बीमारी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बीमारी है सभी दलहनी फसलों की, चाहे वो आपकी अरहर हो, चाहे चना हो, मटर हो, मसूर हो, सभी फसलों में ये प्रमुख रूप से पाई जाने वाली एक घातक बीमारी कही जाती है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको उकठा बीमारी के बारे में। तो आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट है उसको जानते हैं कि जो उकठा डिजीज होता है उसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो स्क्वाइटा ब्लाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्क्वाइटा ब्लाइट के नाम से जानते हैं, स्क्वाइटा ब्लाइट। और इसका जो ग्रे मोल्ड है वो है धूसर फफूंदी से कहते हैं। थोड़ा सा चने के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि ग्राम इसे या चिकपी कहते हैं। चने को ग्राम या चिकपी कहा जाता है। और इसके बॉटेनिकल नेम की बात करें तो सिसर एराइटिनम इसको कहते हैं, सिसर एराइटिनम। और इसको जो फैमिली होती है वो होती है फैबिएसी होती है। इसकी फैमिली की बात करेंगे, इसका कुल जो है वो फैबिएसी होता है। और इसका क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए, गुणसूत्रों की पाए जाने वाली संख्या की बात करें, वो है 2n/16, यानी कि 16 होता है इसका गुणसूत्र संख्या। और आगे इसकी बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो सिसर एराइटिनम होता है और भारत के एक प्रमुख दलहनी फसल है, ठीक है। तो यानी कि सभी दलहन का जो किंग ऑफ पल्सेस के नाम से जानते हैं उसे चना कहते हैं। यानी चना जो है वो किंग ऑफ पल्सेस में यानी दलहन का राजा कहा जाता है। और ये प्रमुख रूप से इसके सभी भाग जो है वो खाने योग्य होते हैं, चाहे वो वनस्पतिक भाग हो उसको भी खाया जाता है, सब्जियां बनाई जाती हैं, पशु को खिलाया जाता है। और इसके अलावा जो इसका जो है जो इसका मेजर सीड है, बीज है, वो भी खाया जाता है। इससे कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके छिलका भी पशु को खिलाया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि चना एक ऐसी फसल है जिसका सभी भाग जो है वो काम में आते हैं, चाहे वो छिलका हो, चाहे उसका दाना हो, चाहे उसका वनस्पति भाग हो, सभी जो है वो काम में आते हैं। और यह एक मुख्य आहार की श्रेणी में आता है। अब थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में बात करें कि भारत में एक प्रमुख दलहनी फसल है जिसके मुख्यतः जो है उत्तरी भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इसमें इसकी प्रमुख रूप से खेती की जाती है। 2002 और 3 में चने की खेती लगभग 50,70,000 हेक्टेयर भूमि पर की गई थी। तो ये एक इसका फैक्ट था। अब यह विश्व के विभिन्न भागों में अब तक 50 से अधिक रोग जनकों में पाया जाने वाला उल्लेख है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो चना है वो मुख्य दलहन फसल के अंतर्गत आती है और विश्व के कई सारे देशों में इसकी खेती की जाती है। भारत में भी प्रमुख रूप से जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। और ये जितने भी हमारे जो ग्राम प्रोडक्शन स्टेट्स हैं वहाँ पर ये बीमारी प्रमुख रूप से पाई जाती है। मतलब लगभग जो भी राज्य हैं जो चने का प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पर ये प्रमुख रूप से बीमारी जो है वो देखी गई है। और ये काफ़ी से नुकसान होता है और इस बीमारी से जो है वो लाखों रुपए का जो है वो हानि जो है वो हो जाती है। और ये बीमारी प्रमुख रूप से एक दलहन की प्रमुख बीमारी के रूप में से जाना जाता है, ठीक है। और लगभग एक बात कहें कि भारत में भी चने की फसल 20 से अधिक रोगों में उत्पन्न होने की सूचना है, परंतु से 3 से 4 रोग ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो ये मतलब ये फैक्ट था कि दलहन का प्रमुख रोग है और इसमें अन्य रोग भी लगते हैं, लेकिन ये कुछ ही बीमारी है जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है। 3 से 4 बीमारियां ऐसी हैं जो एक प्रमुख बीमारी के रूप में जानी जाती हैं। तो विल्ट डिजीज के ग्राम का विल्ट डिजीज है उसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इस प्रकार से उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आगे मैं फिर इसके दिखाऊंगा आपको। अब इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात की जाए, इस बीमारी का इसका जो मुख्यतः ये बीमारी जो है वो फंगल डिजीज के अंतर्गत आती है, यानी कवक जनित एक प्रमुख रोग होता है। और इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसका डोमेन जो होता है यूकैरियोटा होता है, इसका किंगडम जो होता है फंजाई होता है, डिवीजन इसका एस्कोमाइकोटा होता है, इसका जो सॉडेरियोमाइसिटी होती है इसका क्लास, और आर्डर जो होता है वो हाइपोक्रियल्स होता है, ठीक है।
इसका फैमिली जो नेक्ट्रिएसी होती है, इसका जीनस फ्यूजेरियम होता है और इससे ऑक्सिस्पोरम होता है। ठीक है, इसकी सब स्पीसीज होती है एफ ऑक्सिस्पोरम। तो इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होता है, यानी इसके किंगडम की मोस्टली बात करें तो ये एक फंगल डिजीज होता है, यानी फंजाई के द्वारा होता है, कवक जनित रोग की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करेंगे। और इसका सबसे जो जीनस होता है वो फ्यूजेरियम होता है और स्पीसीज का एक्सिस्पोरम होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, जीनोस और स्पीसीज यानी फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम होता है। क्या होता है? फ्यूजेरियम इसका साइंटिफिक नेम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम होता है। अब इसके आगे बात करेंगे कि भारत में इस रोग के द्वारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र के लगभग 40 से 10% तक हानि पहुंचाई जाती है। तो जो भी ये जो ग्राम ग्रोइंग स्टेट्स हैं, यानी चिकपी ग्रोइंग स्टेट्स हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पश्चिम और आपका मध्य प्रदेश, बिहार, वहाँ पर ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। मतलब सारे जो स्टेट्स हैं जहाँ पर ग्रो किया जाता है, लगभग 10 से 40% तक इसके द्वारा लॉस जो है वो देखा गया है। और यह रोग उत्तर प्रदेश में लगभग 10% तक हानि पहुँचा देता है, 30 से 70 तक हो जाती है। मतलब कभी कभी ये देखा गया है कि हर वर्ष कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो यूपी में इसके द्वारा हानि हो जाती है। और अधिक हानि की बात करें तो लगभग आपकी 30 से लेकर के 70% तक इससे द्वारा लॉस जो है वो यूपी में देखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में इससे काफ़ी जो है वो आपके चिकपी की क्रॉप्स में लॉस जो है वो देखा गया है। तो इस प्रकार से ये जो है वो बीमारी काफ़ी घातक होती है। और इसकी बात की जाए, इसके केसेस की बात की जाए तो केसेस ऑफ विल्ट डिजीज यानी इसका कारण क्या होता है, तो इसके कारण की बात की जाए तो गर्म और नम स्थितियाँ, वार्म एंड मोस्ट कंडीशन, गर्म और नम स्थितियाँ जो है वो इस बीमारी को फैलाने में और हेल्पफुल होती हैं। मतलब कि जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, लगभग आपका फरवरी मार्च के महीने में तापमान कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी मॉइस्चराइज होती है, यानी कि बरसात हल्का फुल्का हो जाती है। तो वो कंडीशन जो होती है इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर होती है। उस कंडीशन में इसके जो पैथोजेंस होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि सतत चने की खेती, अगर हम कंटिन्यूअस रूप से अगर इसकी खेती कर रहे हैं, सतत रूप से हम जो इसकी खेती कर रहे हैं, मतलब किसी फील्ड में हम हर वर्ष जो है वो चने की खेती अगर कर रहे हैं, तो फिर इस बीमारी को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम किसी खेत में लगातार चना उगा रहे हैं, तो हमको 1 आध 2 साल के लिए कोई दूसरी फसल को ले लेना चाहिए। मतलब कि चेंज ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन को चेंज करने से जो इसका रोग चक्र होता है, डिजीज साइकिल होता है, वो नष्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि संक्रमित बीज सामग्री, रोगजनक का मूलवाहक, इन्फेक्टेड सीड मटेरियल, यानी कि तीसरा जो इस रोग का फैलने का कारण होता है वो होता है कि संक्रमित बीज सामग्री, जो बीज होते हैं अगर वो कंटामिनेटेड हैं, इसके फंगल स्पोर्स से कंटामिनेटेड हैं, तो इस बीमारी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रकार से जो है वो संक्रमित बीजों के द्वारा भी फैलती है, यानी सीड बोर्न डिजीज भी कही जाती है। अगर मान लीजिए हमने बीज को स्टोर किया है और इसमें कंटामिनेटेड बीज मिले हुए हैं, मतलब कि विल्ट डिजीज से कंटामिनेटेड सीड्स हैं, अगर उसको हम बोते हैं तो फिर वो बीमारी हमारे खेत में आ जाती है। तो इसीलिए बीजों को बोने से पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई सारे जो है वो फंजीसाइड्स हैं, उससे ट्रीटमेंट करके बोना चाहिए। अगर इन्फेक्टेड बीज का प्रयोग करते हैं तो इसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमको एक प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए बोने के लिए, और एक रजिस्टर्ड कंपनी से हम बीज को खरीदना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान हमको देना चाहिए। तो इसका मतलब ये कहना है कि संक्रमित बीज को बोने से भी इस बीमारी के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जल जमाव, वाटर लॉगिंग इसको कह सकते हैं, यानी वाटर लॉगिंग क्रिएटिंग ऑफ द फंगल ओएसिस। ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन जो होती है जहाँ पर जल भराव की समस्या होती है, यानी कि चने के खेत में जल पानी रुकने की समस्या होती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में इस बीमारी के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी जो
इस फंगस के जो स्पोर्स होते हैं उसमें मॉइस्चराइज कंडीशन में, वाटर लविंग कंडीशन में तेज़ी से ग्रो करते हैं और उनका कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस जल जमाव की जो अवस्था होती है उसमें बीमारी का संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और खरपतवार संक्रमण, आपके वीड इन्फेक्शन की बात की जाए तो फंगल प्रसार में मदद करता है। वीड इन्फेस्टेशन हेल्प द फंगल डिसमिनेशन, यानी कि जो ये जब ऑफ सीजन होता है, जब फसल की कटाई हो जाती है चने की फसल में, तो ये अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने लाइफ को होल्ड करने के लिए ये तमाम प्रकार के खरपतवारों पे अपना जीवन यापन करते हैं। और जैसे ही हम चने की फसल लेते हैं तो फिर से ये वीड से जो है वो फसल के अंदर इसके स्पोर्स आ जाते हैं और ये फिर हमारी क्रॉप को कंटेमिनेट कर देते हैं। तो आसपास के जो खरपतवार होते हैं उसको हटा देना चाहिए, क्लीनिंग कर देना चाहिए, जिससे कि इसके इन्फेस्टेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाए। तो खरपतवार के द्वारा भी इनका संक्रमण बढ़ जाता है। अगर खेत में वीड्स की प्रॉब्लम है, खरपतवार हैं, तो फिर इसके इन्फेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे इसके केसेस थे विल्ट डिजीज के। कई सारे कारण हमने बताया आपको कि विल्ट डिजीज फैलने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि सिम्टम्स की बात की जाए तो इस रोग के लक्षण नवोद्भिद या पौध के साथ साथ परिपक्व पौधों पर भी देखे जा सकते हैं। मतलब ये कहना चाहता है जो न्यू बॉर्न, न्यू सीडलिंग होती है उसमें अधिकतर देखे जा सकते हैं। तो जो नई सीडलिंग होती है लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी, उस पर इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। उसी से इसका और परिपक्व पौधों पर भी देखी जाती हैं। तो इनके जो विशेषताएं हैं ये है कि इस रोग के सिम्टम जो होते हैं वो नए पौधों पर एवं पुराने पौधों पर ज़्यादा देखे जाते हैं। जो नई न्यू सीडलिंग्स होती है उस पर देखे जाते हैं और जो पुराने पौधे होते हैं उस पर भी देखे जाते हैं। और प्रारंभिक अवस्था में पौधों की पत्तियां हल्की पीली पेल येलो कर मुरझाने लगती हैं तथा अंत में नीचे के ऊपर की ओर सूखने लगती है। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में पौधों की पत्तियां हल्की पीली हो जाती हैं और बाद में अंत में नीचे से ऊपर की ओर सूखने लगती हैं। ये देखा गया है, प्रारंभ में इसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ के मुरझाने लगती है और नीचे से ऊपर की ओर सूखती हैं। ठीक है, जनरली कि आपके अदर प्लांट्स में जो क्या होता है कि मान लीजिए न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है या फिर मॉइस्चर स्ट्रेस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर पत्तियां सूखती हैं। लेकिन जो विल्ट डिजीज है इसमें क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जो है वो पौधे सूखते हैं, पत्तियां सूखती हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंस कैरेक्टर, ये मेजर कैरेक्टर्स जो है वो इस डिजीजेज में देखी जाती हैं। इसी प्रकार से पौधों में पीले पड़ने लगते हैं और अंत में सूख कर मर जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पौधे पीले पड़ने लगते हैं और लास्ट में उनका जो है वो सूख करके मर जाते हैं। ये इसके कैरेक्टर्स जो है वो देखे जा सकते हैं और इनकी जड़ों का रंग जो है वो काला पड़ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है कि अगर उसको हम उखाड़ करके पौधे को देखेंगे तो उसका जो रंग होता है वो काला पड़ जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं और अंत में इनका अपघटन, डिकम्पोज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पौधे पूरी तरह से मर जाते हैं और अंत में ये मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो हम इसके कैरेक्टर लक्षण की बात करें तो हम जब फील्ड में देखेंगे तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जो विल्ट डिजीज अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं बिल्कुल ये जैसे लगता है कि झुलस गए हों, आग से झुलस गए हों। तो इस प्रकार के ये सूखे सूखे बिल्कुल जो है वो ब्राउन कलर के सूखे हुए दिखाई देते हैं। और इसको उखाड़ करके देखा जाए तो इनकी जड़ों के पास जो है वो काला जो है जड़ें जो होती हैं वो ब्लैक कलर में, काले कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और तनों को काट कर देखा जाए, तनों को हम काट करके देखें तो इस प्रकार से काले धब्बे तनों के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके पहले येलो होते हैं ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से काले धब्बे बीच में दिखाई देते हैं। तो इसके ये सिम्टम्स होते हैं और हम आगे भी आपको इसके सिम्टम जो है कुछ दिखाए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अगर पौधे को उखाड़ते हैं तो इस प्रकार से जड़ों में जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के स्पॉट जो है वो जड़ों में देखने को मिलते हैं और पौधे के ऊपर जो है वो कुछ पत्तियां इस प्रकार से सूखी हुई दिखाई देती हैं। तो इसमें जनरली नीचे से ऊपर की ओर जो है वो पत्तियां सूखती हैं। ठीक है, और फील्ड की बात की जाए तो फील्ड में हम इस प्रकार के जो है वो सिम्टम्स जो है वो देखते हैं कि बीच बीच में देखिए इस प्रकार से इसमें
ड्राई कलर की बिल्कुल सूखी हुई पत्तियों के स्पॉट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके करेक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे फील्ड में क्या होगा, बीच बीच में रैंडमली आपको दिखेगा कि उसमें स्पॉट दिखाई देंगे, झुलसे हुए जली हुई पत्तियां दिखाई देंगी। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो मेजर आपको दिखाई देते हैं। और पौधे को हम इस प्रकार से नज़दीक से देखें तो इस प्रकार से बिल्कुल पत्तियां बिल्कुल मुरझाई हुई जो है वो इस प्रकार से पौधा उखाड़ने पे आसानी से क्या होता है, उखड़ आता है। इसका एक सिम्टम ये है कि अगर हम पौधे को उखाड़ते हैं तो पौधा आसानी से क्या होता है, ऊपर की ओर उखड़ आता है। तो इसका मेजर कैरेक्टर इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसके बात करें कि इसका इटियोलॉजी की बात की जाए तो रोगजनक अथवा जीव, द पैथोजेंस आर कैजुअल ऑर्गेनिक। तो इसका जो पैथोजेंस होता है वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसका जो पैथोजन है वो क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये फंगस की एक स्पीसीज होती है। ठीक है, इसे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फ्यूजेरियम आर्थोसिसियम भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सोस्पिरियम, फ्यूजेरियम आर्थोसेसिस भी कहते हैं। म्लान रोगग्रस्त पौधों से फ्यूजेरियम की जातियों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के को जैसे कि राइजोक्टीनिया जातियाँ, राइजोक्टीनिया भी इसको प्रभावित करती हैं। ओजोनियस टैक्सनम होती हैं, अपर कुलिल्ला पैविकाई, ठीक है, स्क्लेरोटियम स्पीसीज जो है वो। तो कई सारी जातियां होती हैं इस फंगस की जो इसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसकी कई सारे पैथोजेंस अलग अलग फंगस की स्पीसीजेस होती हैं मोस्टली, तो ये इसको प्रभावित होती हैं। मोस्टली फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो है वो इसका मुख्य पैथोजेंस कहा जा सकता है। इसके बाद अन्य बात की जाए तो इसके कवक के जो कवक जाल होते हैं, इसको फिलामेंट्स कहते हैं, कि कवक तंतु संक्रमित ऊतकों में अंतराकोशिकी एवं अंतःकोशिकी दोनों रूप में फैले होते हैं। मतलब ये कहना है कि अंतरकोशिकी में जो इंटरनल सेल्स होती हैं वहाँ पर इनके फंगस पूरी तरह से फैले होते हैं। बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार से जो है वो इसके स्पोर्स जो है वो इसके अंदर फैले हुए होते हैं। और इस कवक का संवर्धन कृत्रिम माध्यम किया जाता है तो कवक जाल बनता है और मंड स्टार्च माध्यम इसके द्वारा एक मदिरा वर्णक होता है। ठीक है, तो मतलब ये कहा जाता है कि जो आपका बियर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो, जिसे बियर का स्ट्रक्चर होता है, शराब का आपका रंग होता है। ठीक है, शराब का रंग कैसा होता है, शराब का रंग जैसे कि आपका हल्का जो है वो रेड कलर में होता है। ठीक है, हल्का जो है वो बादामी रेड कलर में होता है। तो उस कलर में इसको हम जब हम आर्टिफिशियल रूप से इसके फंगस को ग्रो किए तो कुछ खाद्य पदार्थों पे इस प्रकार के इसके फफूंदी का जो रंग होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जब इसको स्टॉर्च में या मंड में पीडीए में हम इसको ग्रो करके देखें तो हल्का मदिरा जो है वो कलर में, यानी कि शराब के कलर में इससे जो है वो देखने को मिलता है। और इसके बारे में बात करें कि इस कवक में क्या होता है कि जो कुनुडिया होता है, यानी माइक्रोकोनिडिया एवं लघु या माइक्रोकोनिडिया दोनों ही प्रकार के बनते हैं। और जो इसके गुरुकोनिडिया होते हैं वो हंसिया के आकार के दोनों सिरे पर नुकीले कंछाभ 25 से 40 इंटू 3.3 to 4 म्यूयम होते हैं। और माइक्रोकोनिडिया जो होती हैं वो द्विदशी पतली भित्तियुक्त दीर्घवृत्ताकार में होती है। तो कहने की ये मतलब है कि जो इनके स्पोरे जनिश जो इसके स्पोर्स होते हैं, जो अलग अलग कोनिडिया बनते हैं, उसका साइज अलग अलग होता है और डिफरेंट टाइप से वो जो है वो उनका इटियोलॉजी पाया जाता है। अब इसके रोग चक्र एवं अनुकूल परिस्थितियों की बात करें, डिजीज साइकिल एंड फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो यह किस प्रकार का डिजीज होता है, सॉइल बॉर्न डिजीज होता है। कैसा रोग होता है, यह एक मृदोढ़ रोग होता है जो मिट्टी से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जो मिट्टी के जनित होती है, मृदा जनित बीमारी कही जाती है, सॉइल बॉर्न डिजीज होता है। तथा इसका प्राथमिक निवेश द्रव्य मृदा में रहता है। मतलब इसके जो निवेश द्रव्य होते हैं, इसके स्पोर्स होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं और ये जो है वो मृदोढ़ रोग कहा जाता है। इसके रोगजनक कवक विकल्पी, ठीक है, मतलब कि विकल्पी ऑब्लिगेट परजीवी होते हैं और कार्बनिक या जैव पदार्थ मृत जीवी के रूप में जीवित रहते हैं। फसल की कटाई के बाद रोगग्रस्त बड़ी मृदा छूट जाती है और इस पर परपोषी जड़ी अनेक वर्षों तक उत्तरजीवी बना रहता है। ठीक है, ये कहना है कि ये जो है वो पूरी पैरासाइट्स होती हैं,
फैकल्टेटिव पैरासाइट के रूप में मूर्छित होते हैं और पौधों को प्रभावित करते हैं। और उसके बाद जब पौधे की डेथ हो जाती है, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उस पर भी ये बने रहते हैं। मतलब डिकम्पोज्ड यानी मृत जीवी डिकम्पोज्ड पदार्थों पर, डिकम्पोजर पे भी ये जो है वो उत्तरजीवी के रूप में बने रहते हैं। और ये फिर मिट्टी में इसके स्पोर्स जो है वो जीवित रहते हैं। और फिर जब हम बीजों को बोते हैं तो ये उन्हें संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार से इनमें कंटामिनेशन की प्रक्रिया होती है और इस प्रकार से इनका रोग चक्र होता है। और कुछ रोगजनक कवक जातियाँ जैसे क्लाइमोबाइजार्डो उत्पन्न कर सकती हैं। तो इस प्रकार से ये चने की जो जो फिर चने की शीघ्र बुआई की गई फसल, यह रोग अधिक लगता है। यानी कि जब हम चने की अर्ली सोइंग करते हैं सितंबर महीने में, ठीक है, मध्य मिड सितंबर में जो अर्ली सोइंग करते हैं, उस समय इस रोग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उस समय फसल को ज़्यादातर प्रभावित करती है। और ये जो है, जैसे इसके स्पोर्स की बात की जाए, इसके डिजीज साइकिल की बात की जाए, तो इस प्रकार से इसका रोग चक्र होता है। जैसे कि इसके जो चने होते हैं उसकी जड़ों में इसके स्पोर्स इस प्रकार से होते हैं। और फिर वो जो है वो मिट्टी में उसका कंटिमिनेशन होता है, फिर मिट्टी से जड़ों में फैलती है और जड़ों से पौधों में आ जाती है, फिर रूट्स को प्रभावित करती हैं। फिर रूट से जो है उसके माइसीलियम स्टेम की ओर अग्रसित होते हैं, स्टेम में इसके माइसीलियम इन्फेक्ट करते हैं। फिर स्टेम्स में इसे ब्रांचेस को करती हैं, क्लोरोमाइडीडिया, मतलब कई प्रकार के जो है वो जो स्टेम्स को काट करके देखते हैं ना, ब्लैक कलर के इसके कैरेक्टर दिखते हैं, तो स्टेम में इसके जर्मिनेटिंग होते हैं जिसे हम कैइमडोस्पोर्स कहते हैं। जर्मिनेटिंग स्पोर्स ये होते हैं और फिर ये पेंटिलियम होते हैं, फिर ये फैल जाते हैं और इस प्रकार से पत्तियों में और बीजों में पहुंच जाते हैं। मतलब इस प्रकार से इसका डिजीज साइकिल पूरी तरह से देखा जा सकता है। और बुआई एवं पौधों में फूल आने के समय अधिक तापमान का होना, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसका जो है वो, मतलब इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट तब होता है जब बुआई के समय तापमान अधिक होता है, तो इसका फेवरेबल टाइम कहा जाता है। इसके ग्रोइंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और नमी, आर्द्रता एवं खाद की कमी होना, मृदा का खराब एवं अम्लीय होना इस रोग के अनुकूल अवस्थाएं होती है। मतलब इसके अनुकूल अवस्थाएं की बात की जाए, एडाप्टेबल स्टेज की बात की जाए, तो तापमान का अधिक होना, तापमान का मॉइस्चराइज होना, हल्का बरसात हो जाना, नमी युक्त वातावरण रहना, ठीक है, आर्द्रता एवं खाद की कमी हो जाना, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि न्यूट्रिशनल पोषक तत्वों की कमी हो जाना भी इसका प्रमुख कारण जो है वो हो जाता है। इस प्रकार से ये सारी अवस्थाएं जो है वो इसकी फेवरेबल कंडीशन होती हैं। अगर पौधा कमज़ोर है, सही से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, पोषक तत्वों की कमी है, तो इस बीमारी के चांसेस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। मतलब ये उसके लिए फेवरेबल ऑप्टिमम स्टेजेस जो है वो होती है। अब इसके आगे बात करें कि इसके नियंत्रण की बात की जाए, कंट्रोल की बात की जाए, तो कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि कोई भी रक्षण विधि से अच्छा है कि उसका पहले से हम निगरानी अच्छे से किया जाए, ठीक है। तो अगर समय से इसकी हम निगरानी कर लें, इस रोग का समय समय पे हम अच्छे से निरीक्षण कर लें, तो अपनी फसल को नुकसान से, ज़्यादा नुकसान से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो सदैव चने की रोग प्रतिरोधी किस्में जैसे G25, C214, C235, पूसा 212, पूसा 240, पूसा 256, पूसा 413, पूसा 417, गिरनार आदि को बोना चाहिए, ठीक है। तो प्रयास ये करना है कि जो जो डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं उसको ही बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और बीजों को बेनलेट, ठीक है, बेनोमाइड अथवा बेनलेट एवं थायरम के मिश्रण 1-1 के द्वारा 2 ग्राम प्रति किलो बीज के उपचारित करना चाहिए, ठीक है। थायरम हो गया, बेलनेट हो गया, तमाम प्रकार के फंजीसाइड्स हैं, उससे हमेशा जो है वो ट्रीटमेंट करके ही बीजों को बोना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी से हम बचा सकें, ठीक है। जिन खेतों में चने की म्लानी अधिक उत्पन्न होती है
उसमें 3 से 4 वर्ष नहीं फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। जिसमें इस बीमारी का प्रकोप अधिक देखा जाया है, मतलब जिसमें कंटिन्यूस रूप से हम चना ले रहे हैं, अगर उसमें बार बार ये बीमारी आती है तो हमको 2-3 साल क्रॉप रोटेशन को चेंज कर देना चाहिए। उसमें चने की फसल नहीं लेनी चाहिए, कोई अन्य फसल उगा लेना चाहिए, जिससे इसके जो रोग डिजीज साइकिल होते हैं, जो इसके रोग के चक्र होते हैं वो टूट जाए और इस बीमारी से बचाया जा सके। हल्की मृदाओं में चने के बीजों की गहरी बुआई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर करने से म्लानी रोग बहुत कम उत्पन्न होता है। मतलब चने की जो हल्की मृदाएं हैं, लाइट सॉइल होती है, उसमें भी हम अगर इसकी जो डेप्थ होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ में चने को बोते हैं, ठीक है। 8 से 10 सेंटीमीटर करने से इस रोग से फसल को बचाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसके स्पोर्स ऊपरी सतह पर होते हैं और निचली सतह पर अगर बीज है तो इससे बच सकते हैं। चने की बुआई कुछ देरी से अक्टूबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में करनी चाहिए। फरवरी मार्च में खेत में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब कि चने की थोड़ा लेट सोइंग करनी चाहिए, लगभग मिड अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर के बीच में करनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें करने से इस बीमारी से बचाया जा सकता है। और फरवरी मार्च के महीने में खेत में सिंचाई नहीं करना चाहिए, तो इससे हम अपने खेत को बचा सकते हैं। और 8 किलो नीम का रतन जोत जेट्रोफा की खली के बोरे में बांधकर सिंचाई के जल में डुबो दिया जाए तो 25 दिन के बाद इस खली को नई खली में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो जो नीम या फिर जेट्रोफा की जो खली है, 25 किलो खली लगभग बोरे में भिगो करके सिंचाई जल में डाल दिया जाए तो भी इससे हम फर्टिगेशन करके इस कवक के ऊपर कवकनाशी के रूप में प्रभाव डालती है, ठीक है। तो नीम की खली हो या फिर जेट्रोफा की खली हो, अगर उसको हम सिंचाई जल में डुबो दें, फिर वो सिंचाई जल खेत में जाए तो भी एक प्रकार से फंजीसाइड के रूप में वो कार्य करती है और इसके स्पोर्स को जो है वो नष्ट कर देती है। तो कहने की ये है कि समय पे हम इस रोग की पहचान करके उसका सही निदान करके ये हम ध्यान दे सकते हैं। और लास्ट ये है कि हमेशा हमको प्रमाणित बीजों को बोना चाहिए, कटे फटे बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रोग ग्रसित बीजों को फसल में बुआई के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा साफ सुथरे स्वच्छ बीजों को जो है वो बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो सही समय पर रोग की पहचान करके सही उसके निदान की विधियों को अपना करके इस बीमारी से हम अपनी चने की फसल को बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।